हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 4 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है जुडिशियल कस्टडी के ऊपर। यहाँ मैं आपको जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हुए हैं वो भी मैं आपके सामने शो करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है गाजा पीस प्लान के ऊपर। यहाँ मैं बताऊंगा ये क्या है अल्टीमेटम, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस इन न्यूज़ में हैं, फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हुए हैं। थर्ड आर्टिकल बात करता है एक टॉक्सिक कंटामिनेंट जिसका नाम है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं समझाऊंगा ये है क्या, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, प्लस इसका इश्यू क्या है, आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए, जो पेपर में पूछा जा सकता है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है पोलैंड इज अबाउट टू ज्वाइन नेटो का एक फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क है। मैं बताऊंगा कि भैया पोलैंड अब जो ज्वाइन करने जा रहा है नेटो का फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इम्पैक्ट इन द सेंस क्या प्रोबेबल इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ मैं पोलैंड में वार्सा ट्रीटी के बारे में आपको बताऊंगा, फिर ये रशिया को कैसे चिंतित कर सकता है, फिर इसके आसपास जो सीज है मैं वो दिखाऊंगा, उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी शो करूंगा। एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस आर्टिकल में प्रोवाइड करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की जो क्लीन एनर्जी ग्रोथ है वो कैसी चल रही है और किस तरह से चल रही है, साथ ही साथ उस ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। वो जीएस पेपर 3 आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं रूल्स और रेगुलेशन इन रिगार्ड्स विद आपका जो क्लीन एनर्जी है। जैसे आप लोग देखते होंगे इंडिया में कार्बन मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट है, उस कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। सो अभी तक यूपीएससी में किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस अथॉरिटी पे पूछा गया है, ट्राई के ऊपर पूछा गया है। तो देयर आर चांसेस कि अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बनी होती है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीएस पेपर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2018 या 17 का क्वेश्चन है जो आया बेटा, ये है क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब आप देखें कि जब मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा उस आर्टिकल के पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। इस पूरे आर्टिकल का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला एक इंसान, इनका नाम है स्वामी चैत्यानंद सरस्वती। इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। मैं भी बताऊंगा जुडिशियल कस्टडी, इन शॉर्ट समझो इनको जेल भेजा गया है, ठीक है। दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा है, इनको कहा है भैया अब आप जो है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस पड़े हैं, जिसमें सेक्सुअल हैरासमेंट, चीटिंग, फॉर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब के इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। इनको फॉर्मर डायरेक्टर भी थे ये श्री श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च। अक्सर पॉइंट क्या होता है पता है, जो इंसान जितना धार्मिक होता है, जो इंसान जितना धर्म की बातें करता है ना, उसके अंदर अगेन दिस इज व्हाट साइकोलॉजी से, जो इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है ना, उस इंसान के अंदर उस चीज़ की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आसाराम का एग्जाम्पल आप देखोगे, इनका एग्जाम्पल देखोगे, फिर एक से एक गुरु बैठे पड़े हैं, हर एक को अपने आप में लगता है हम ही सही हैं, और उनके भक्त अपने आप को मानते हैं कि भैया हमारे गुरु ही एकमात्र गुरु हैं, बाकी दुनिया के तो सारे बोलते हैं ना पानी कम, ऐसा वाला हाल हो जाता है। बट रियलिटी एनीवेज जो भी है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट बीइंग रेशनल, इट इज़ ऑलवेज अबाउट बीइंग विजिलेंट। आपको हमेशा रेशनल होना होगा, क्योंकि अगर आप एक नागरिक हो, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग और हैविंग फ्रीडम, डेमोक्रेसी इज अबाउट क्वेश्चनिंग व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और अगर आप उसको सिर्फ इसलिए नकार दे रहे हो क्योंकि वो तो रीति रिवाज है, उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक प्रथा चली आ रही है, हमारे घर वाले मानते हैं किसी को तो हम भी मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सवाल करिए, क्योंकि आप किसी के बेटे, किसी के संबंधी, सगे होने से पहले एक इंसान हो, आपका अपना ब्रेन है। सो ये आपके ऊपर है, आप अपने ब्रेन को खुद के से द्वारा हैंडल कर रहे हो या उस ब्रेन की आपने हैंडलिंग किसी दूसरे ड्राइवर को दे रखी है। अगर आप किसी दूसरे ड्राइवर को देखोगे तो गूगल मैप तो होगा नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो सेम प्रिपरेशन भी ऐसे ही होती है। आप अपनी प्रिपरेशन की कमान खुद अपने हाथ में पकड़िए, आप डिसाइड करिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में लेके जानी है, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। मैंने हमेशा कहा, मुझे भी, मैं जो भी बोलता हूँ मैं उसको ऑथेंटिकेट करता हूँ पीवाईक्यू के साथ। कोई भी टीचर इंडिया में अगर आपको बोलता है भैया हर एक चीज़
अंडर द सन अंडर द स्काई इज यूपीएससी सिलेबस, तुरंत सचेत हो जाइए, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने हमेशा कहा है यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड और बहुत ही सिस्टमैटिक है, बस आपको पता होना चाहिए सीएसपी मेथड, आपको पता होना चाहिए कैसे करंट को स्टैटिक के साथ कनेक्ट करना है, स्टैटिक को पीवाईक्यू के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये तो आपका चैत्यानंद सरस्वती जो भी हैं इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये टर्म जुडिशियल कस्टडी। तो अब मैं सजा बताता हूँ आपको जुडिशियल कस्टडी होती क्या है। जब किसी भी अपराधी को जेल में, प्रिजन में भेजा जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिम और हर अंडर पुलिस कस्टडी। बेसिक सी भाषा में समझाऊँ आपको, जब किसी अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में रखा, जेल मतलब जो आप पुलिस स्टेशन देखते हो, आसान सी भाषा में समझो, पुलिस स्टेशन में भी जेल होता है, बट ऐसे मत समझो, जो थाना होता है ना, वहां पे अगर किसी कैदी को रखा जा रहा है तो पुलिस कस्टडी के अंडर में आता है। लेकिन उसी कैदी को अगर उठा करके जेल में भेज दिया जाएगा, जेल एक कंप्लीट अलग प्रेमाइसेस होता है, वो थाना नहीं होता। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके जिले में कोई ना कोई जेल होगा, थाने बहुत सारे होंगे, है कि नहीं। आपका लोकल थाना कौन सा है, XYZ थाना होगा, तो वहां पे जो है, वहां पे किसी कैदी को रखा जाएगा, वो पुलिस कस्टडी कहलाएगी। तो जब इंसान या कोई भी अपराधी पुलिस कस्टडी में होता है तो वहां पे उससे इंटरोगेशन की जा सकती है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन अगर आपको कस्टडी मिली है तो वहां पे अगर किसी भी कैदी से जांच पड़ताल, इंटरोगेशन करनी है, तो वहां पे जज का एक प्रॉपर तरीके से लिखित तौर पे होना चाहिए, तभी वो किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियली 14 दिन की होती है जुडिशियल कस्टडी, फिर ये 90 दिन तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि भैया जो एक बोलते हैं ना एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो टैंपरिंग ना कर सके, जो एविडेंसेस होते हैं या जो विटनेस होता है जिसने उनके अपराध होते हुए देखा है, उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। और ये भी इंश्योर करना होता है कि जो एक्यूज्ड है, अपराधी है, वो ट्रायल के लिए अवेलेबल रहे। ये ना हो कि भैया अभी तक चलो किसी के ऊपर एक कंप्लीट केस का कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये भी ना हो कि मान लो अगर एक आज की डेट है, उसको 10 दिन तक रहना है, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि भैया 10 दिन बाद गायब ही हो जा रहा है इंसान। इसलिए जुडिशियल कस्टडी भेजी जाती है कि इंश्योर किया जा सके कि कैदी के जो ऊपर गुनाह लगा हुआ है वो पूरी तरीके से साबित किया जा सके। लेकिन अगर पॉइंट क्या है यहाँ पे, अभी तक तो साबित नहीं हुआ, तो जो अपराधी है, अभी तक अपराधी तो बना ही नहीं, तो अपराधी के पास कोई ना कोई तो एक अधिकार हो गई। तो पहला अधिकार आता है बेल का अधिकार, इसको प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के पास रेगुलरली। पुलिस इंटरोगेट नहीं कर सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के, अगर किसी भी कैदी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। बेटा इस बात का ध्यान रखना। तो अब आपको यहां पता होना चाहिए कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फर्क क्या है। मैंने बताया कौन करता है, पुलिस होल्ड करती है। यहां पे जेल अथॉरिटी, और जो जेल अथॉरिटी होती है वो अलग होती है, वो कोर्ट के ऑर्डर के अंडर काम करती है। पर्पस क्या होता है पुलिस कस्टडी का, ये इन्वेस्टिगेशन करना, इंट्रोगेशन। यहां पे डिटेंशन और ट्रायल चलता है। ठीक है, यहां पे बेल जनरली दे दी जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा गुनाह है। लोकेशन पुलिस थाना होता है, यहाँ पे जो रेगुलर जेल और प्रिजन होते हैं वहाँ पे। ड्यूरेशन मैक्सिमम 15 दिन तक यहाँ पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 60 से 90 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पुलिस इंट्रोगेट कर सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस के अंडर में आती है पुलिस कस्टडी, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में आती है। ठीक है, अगर बेल पॉसिबिलिटी की बात की जाए, बट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो होती है, बट अगर बहुत ही अर्ली इन्वेस्टिगेशन है, ये नहीं कि 1 से 2 दिन में अपराधी को बेल मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के बेल मिल सकती है अपराधी को। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आपको देखो आर्टिकल में स्ट्रेट अवे पूछा क्या है, जुडिशियल कस्टडी, बहुत छोटा सा है। मैंने हमेशा कहा तुरंत आपके कान खड़े होने चाहिए, जुडिशियल कस्टडी लिखा है तो क्या रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए। खुद ही देखिए यूपीएससी 2021 क्या लिखा है, स्ट्रेट अवे जुडिशियल कस्टडी, है कि नहीं। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, मींस एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन। अभी तो बताया मैंने, अगर किसी भी अपराधी के ऊपर जुडिशियल कस्टडी लगी है तो उसे जेल में डाला जाता है। अगर पुलिस स्टेशन में है दैट मीन्स वो पुलिस कस्टडी में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, यही तो मैंने बताया, जुडिशियल कस्टडी में कोई भी पुलिस ऑफिसर आकर के इंटरोगेशन नहीं कर सकता है, जांच पड़ताल नहीं कर सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सेकंड। आप खुद सोच के अपने आप से, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, समझिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा क्या कोई भी रॉकेट साइंस लेके आया, आप पूरी की पूरी किताब पढ़ डालोगे, पॉलिटी पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, आपको जुडिशियल कस्टडी बुक में नहीं मिलेगा।
और बच्चे अक्सर ढूंढते हैं सर कोई बेस्ट बुक बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बेस्ट बुक जैसा कुछ होता ही नहीं है। इट इज़ नथिंग अबाउट बेस्ट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट। जितने अच्छे से इंटरकनेक्ट करोगे उतना अच्छा आपके लिए बनेगा वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पोलैंड अब ज्वाइन करने वाला है नेटो का फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क। अब पहले आपको बताता हूँ कि भाई ये फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क क्या है, फिर पोलैंड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, 25 साल होने के बाद नेटो की मेंबरशिप जो है उसके होने के बाद पोलैंड अब ज्वाइन करने जा रहा है फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क। अब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क क्या होता है। ये बेसिकली लिखा है फ्यूल, फ्यूल मतलब किसी ना किसी तरीके का कोई तेल होगा या कुछ ना कुछ एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पूरा नेटो कंट्रीज हैं उनका जो फ्यूल की सप्लाईज होती है वो एक नेटवर्क बना हुआ है कि भैया मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी कंट्री है, तो इनमें पाइपलाइन पड़ी हुई, कहीं भी कुछ भी फ्यूल की जरूरत होती है तो आपस में शेयर कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो एलाइड फोर्सेस हैं पूरे यूरोप में फैली हुई नेटो वाली, उन सब के पास फ्यूल की सप्लाई कंसिस्टेंट लेवल पे रहे। तो जो नई 300 किलोमीटर की पाइपलाइन डालेगी ये जर्मनी को लिंक करेगी बाई डॉक से साथ। ठीक है, अब ये क्या है, नेटो का जॉइंट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बस आपको भी यही पता होना चाहिए क्या मतलब है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि पोलैंड की लोकेशन, भैया बाबू भैया जो पोलैंड की लोकेशन है ना वो देखो, यहाँ पे बेलारूस है, रशिया है, आपको पता है रशिया और बेलारूस बड़े सगे संबंधी हैं। फिर यहाँ पे भी रशिया आपको दिख रहा है, रशिया का एक हिस्सा यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको पोलैंड की जो कैपिटल के पास की दिखे ये है वॉर्सो। अब अगर वॉर्सो देखोगे तो यहीं पे आपको वॉर्सो ट्रीटी भी दिखेगी। व्हाट इज वॉर्सो ट्रीटी? वॉर्सो ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी थी जहाँ पे रशिया जो उस समय सोवियत था वो आपस में मिल करके इन्होंने एक ऐसा अलायंस बनाया था कि अब हम लोग किसके खिलाफ खड़े होंगे, जो नेटो कंट्री है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुई थी उसके बाद ये चीज स्टार्ट हुई थी कि हम लोग एक ऐसी एलाइड फोर्स बनाएंगे जो अगेंस्ट नेटो कंट्रीज खड़ी होगी। ठीक है, बेसिकली ये वॉर्सो ट्रीटी में था। अब धीरे धीरे हुआ क्या, पहले जो ईस्टर्न जर्मनी का हिस्सा था वो भी वॉर्सो ट्रीटी का था, एक पूरा एक अंग था बेसिकली कह सकते हो। लेकिन जब ये ईस्टर्न जर्मनी मिल गया जर्मनी में तो पूरा का पूरा जर्मनी ही नेटो का हिस्सा बन गया। और नेटो मतलब क्या है, ये अमेरिका के द्वारा इनिशिएट की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसका ऑब्जेक्टिव है अपनी जितनी भी इसके अंदर मेंबर कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना बाहरी कंट्रीज से। और बाहरी कंट्री मतलब कौन, यहाँ पे सबसे बड़ा तो रशिया ही है ना, बाकी तो कोई बचा ही नहीं है। तो पोलैंड का ज्वाइन करना नेटो का ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल चीज बन जाती है रशिया के लिए, क्योंकि अब देखो डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका है। यूक्रेन का ध्यान देखो, यूक्रेन अभी तक नेटो का हिस्सा बनने चला, रशिया ने क्या आतंक मचा दिया, अब देख रहे हो। तो अभी अगर पोलैंड को देखोगे तो पोलैंड की लोकेशन रशिया से कितनी पास आ चुकी है, लिथुआनिया लैटविया इन सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है, रशिया के सबसे नजदीक पोलैंड यहां पे दिख रहा है, जो कि अब हिस्सा कहीं ना कहीं बनने जाएगा किसका, जो अलायंस है फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क का, उसका हिस्सा बनने से ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा एक चिंताजनक विषय बन चुका है। ठीक है, तो अभी आपको यही पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप पास में नोटिस करोगे तो यहाँ पे बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखोगे, नॉर्थ सी के बारे में अगर बताऊं तो ये आपका एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन का। ठीक है, अब इसकी बॉर्डर अगर देखी जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में यूके है, नॉर्वे है, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, आपको बॉर्डर का ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी जब आपका मिडिल ईस्ट का आर्टिकल चल रहा था वहां पर भी मैंने समझाया था भाई रेड सी को पढ़ लेना। फिर आपको एक याद होगा जब दिव्या देशमुख ने बतूमी जॉर्जिया में जीती थी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, किसको हरा के, कुनेरुहेम्पु को हरा के। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी बार 25 में पूछा गया है डी गुकेश ने किसको हरा के जीती है, तो ये फीमेल सेक्शन में भी पूछा जा सकता है 26 में। तो पॉइंट क्या है, जॉर्जिया किसके पास है, ब्लैक सी के पास है। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है क्योंकि खुद देखो 2024 में क्या पूछा है, हाउ मेनी अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। तो आप खुद बताओ क्या मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेके आ रहा हूं, सब कुछ तो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। देखो नॉर्थ सी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्री पता करो। तो क्या बाल्टिक का नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। बाल्टिक देखो पोलैंड है, स्वीडन है, लैटविया, तो ये सब क्या है, ये सब बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो आप लोग आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल टू द पॉइंट बात करता हूं। ट्रंप ने कहा है भाई साहब, एक अल्टीमेटम दिया है गाजा पीस प्लान के ऊपर। इन्होंने कहा है हमास को एक डेडलाइन दी है कि भाई साहब आप आज संडे से पहले आप एक्सेप्ट करिए 20 पीस प्लान को, जिससे ये 2 साल से जो लड़ाई चल रही है गाजा में पूरी तरीके से एंड हो जाए। डिक्लेयर किया ये लास्ट चांस है पीस का, अगर आपने नहीं माना,
अगर आपने नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो आपके ऊपर पूरे तरीके से एकदम नरक, ये यही तो लिखा है, ऑल हेल लाइक नो वन हैज़ एवर सीन बिफोर। ठीक है, ये चीज़ कही है किसने? ट्रंप ने कही। अब ट्रंप ने बोली है तब ये चीज़ तो हमास को अब कहीं ना कहीं माननी पड़ी, क्योंकि अगर यूएसए इन्वॉल्व हो गया तो हमास नहीं सर्वाइव कर सकता है उतना ज़्यादा, क्योंकि यूएसए की प्रेजेंस एक अलग ही लेवल पे है। इसराइल के पास क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन अगर यूएसए इन्वॉल्व हो गया तो फुल स्केल पे काम करेगा वो। ठीक है, तो प्लान की डिटेल यही है कि पहले तुरंत सीज फायर होना चाहिए और जो इसराइल के हॉस्टेज हैं उनको विद इन 72 आवर्स रिलीज करना होगा। हमास ने कहा है भाई साहब ठीक है, हम एक बार सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल कंसर्न है ये। अगर यूएसए इन्वॉल्व होता है तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि यूएसए की जितने भी एलाइज हैं जैसे यूएई, कतर है, अभी आपने नोटिस किया होगा जब इसराइल ने कतर के ऊपर क्या किया, मिसाइल स्ट्राइक किया और बोला कि हम जो हैं, जो हमास के कमांडर्स हैं उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो यूएसए ने कहा चलो ठीक है। इंडिया ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है जब इसराइल ने ये रॉकेट लॉन्च किया था या फिर जो मिसाइल का अटैक किया था यूएई के ऊपर। बट अगर अमेरिका ही चाह लेगा तो आप खुद बताओ, क्या वो अपनी इंटेल को ऐसे नहीं इकट्ठा कर सकता कि जितने हमास के लीडर हैं सबको मारे? डेफिनेटली हो सकता है। तो हमास का कहना है भाई साहब हम चलो मान तो रहे हैं, लेकिन हमें एश्योरिटी चाहिए कि जो असैसिनेशन हो रहा है इसराइल के द्वारा वो नहीं होगा अगर पीस बनती है तो। ठीक है, अगेन अब यहां पे ये पढ़ा आपने तो आपको पता होना चाहिए गाजा स्ट्रिप के बारे में। यहां पे एक चीज देखो, ये एक लाइन यहां पे लिखी है जो मैंने ग्रीन किया है, आपको विजिबल नहीं होगा, दिस इज खान यूनुस। ठीक है, तो आपको खान यूनिस एक प्लेसेस इन न्यूज से पता होना चाहिए। राफा बॉर्डर है जहां से पासिंग होती है, ठीक है, फूड मटेरियल और जो आपका ह्यूमन एड्स होते हैं वो यहां से पास थ्रू होते हैं। फिर यहां पे आपको जबालिया, गाजा, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा। आपको पता क्या होना चाहिए, खान यूनिस के बारे में, राफा के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक और आर्टिकल पूछा गया था, ये जुलाई का आर्टिकल है। यहाँ पे क्या हुआ था, इसराइल ने जैसे टर्की पे अटैक, जो सॉरी टर्की कह रहा हूँ, यूएई कतर पे अटैक किया था ये बोल के कि वहां पे हमास है, तो उसी समय इसराइल ने अटैक किया था कहां पे, डेमस्कस में भी, सीरिया में अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? क्योंकि सीरिया में एक पॉपुलेशन है जिस पॉपुलेशन का नाम है आपका ड्रूज पॉपुलेशन। तो इस ड्रूज पॉपुलेशन में क्या हो रहा था कि भैया, ड्रूज का कहना था, ये जो कम्युनिटी है बेसिकली वहां की, इनका कहना था कि सीरियन गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट जा रही है, हमारी कम्युनिटी का बहुत ही ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, वी आर सफरिंग अ लॉट। ठीक है, तो ड्रूज पॉपुलेशन ने क्या किया, सीरिया के अगेंस्ट एक आर्म्ड ग्रुप लॉन्च कर दिया। तो सीरिया ने क्या किया, सीरिया ने ईरान से मदद मांगी। तो इजराइल को डर लगा कि भाई साहब अगर ईरान की मदद आ जाएगी और वो भी सीरिया में, तो सीरिया क्या है, जस्ट बगले में तो है यहाँ पे, तो इजराइल को लगा ईरान के यहाँ वेपन्स आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत है। तो इजराइल ने ऑन स्पॉट सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया। अब ये चीज बहुत बड़ा चिंताजनक बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डेमस्कस कैपिटल ऑफ सीरिया है। स्वीडा, स्वीडा कहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये रहा डेमस्कस, ये है स्वीडा, ये है गोलन हाइट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोलन हाइट क्या है, ये इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया गया एक बॉर्डर है सीरिया के बीच की। ठीक है, गाजा के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन देखो, गोलन हाइट्स क्या है, एज इट इज पूछा है नहीं पूछा गया है। फिर आप देखो 2018 क्वेश्चन, यहां पे स्ट्रेट अवे इन्होंने एलेप्पो पूछा हुआ है। ठीक है, सीरिया में है, किरकुक, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। इसी वजह से मैंने कहा खान यूनुस को पढ़ लो। फिर जितने भी गाजा स्ट्रिप पे चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे खुद देखो एलेप्पो लिखा है, एलेप्पो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कहीं ना कहीं डाला जाता है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो क्या एलेप्पो आपका है सीरिया का हिस्सा? नहीं है। डेमस्कस, स्वीडा, सारी चीजें आपको मैंने बताई और यूपीएससी में एज इट इज पूछा गया। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, यहां पे एक यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि कफ सिरप जो है जिसको लिंक किया जा रहा था मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की और राजस्थान में कुछ लोगों की डेथ हुई थी, उसमें कहा गया कि भैया कुछ टॉक्सिक कंटामिनेंट्स हैं जैसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया जो बच्चों की डेथ हुई है उसमें ये टॉक्सिक कंटामिनेंट कारण नहीं है, ना ही ये पाया गया। ये लैब फाइंडिंग यूनियन आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी इस चीज को कंफर्म किया। मध्य प्रदेश में 9 डेथ ऑकर हुई थी जहां पे जो जो कफ सिरप थी उसमें कहा गया कि भाई साहब यहाँ पे पाए जा रहे हैं ये टॉक्सिक कंटामिनेंट। अब आपको यहाँ पता क्या होना चाहिए इतने बड़े आर्टिकल में, आप ये समझो कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। ठीक है, अब अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये टॉक्सिक केमिकल होता है जो एज अ चीप सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है ग्लिसरीन की जहां पे। और जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये क्या होता है, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल होता है जो एंटी फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। मतलब बहुत ठंडी जहां जो होती है उसको नॉर्मल करने के लिए एंटी फ्रीज के लिए इथाइलिन यूज किया जाता है।
ठीक है। अब आपको देखोगे एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है, जहां पे कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट ना कर पाए, उसमें हार्मफुल कंटामिनेंट्स मिला दिए जाते हैं, तो एडल्ट्रेट कहलाता है। व्हाट इज लेप्टोस्पाइरोसिस? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, एनिमल के यूरिन से फैलता है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने पूरी की पूरी आपको समझा दी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। इस आर्टिकल में से ज्यादा आपको लेके जाना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अगेन वो न्यूज है, वो एक दिन, मैंने हमेशा कहा न्यूज के एक फेसेस होते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट फेज में न्यूज हैपन हुई है, अगर जैसे जनरली क्या है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया न्यूज में, तो वो एक ही दिन आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई न्यूज फेसेस में चल रही है, न्यूज की बर्थ हुई है, फिर वही न्यूज मैच्योर हो रही है, उसके बाद उसी न्यूज की ओल्ड हो रही है, मतलब फेसेस में आ रहा है, सो देयर आर हाई चांसेस कि यूपीएससी उससे सवाल पूछ सकता है आपसे, तो आपको भी पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की क्लीन एनर्जी ग्रोथ और क्लाइमेट फाइनेंस के चैलेंजेस के ऊपर। पहली चीज क्या है, इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उसमें इंडिया ने 24.5 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की है 2024 में, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है आफ्टर चाइना और यूएसए। यूनाइटेड नेशन ने 2025 की क्लाइमेट रिपोर्ट में भी इंडिया को रिकॉग्नाइज किया है, किसके साथ, ब्राजील और चाइना के साथ, कि भैया इंडिया एक लीडर बन रहा है किसमें, डेवलपिंग नेशन में, जो कि अपनी रिन्यूएबल सोर्सेस को, जो उनके पूरे के पूरे रिन्यूएबल एरिना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर रहा है। कौन, इंडिया। तो ये यूएन की रिपोर्ट में ये बात रखी गई। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए हाउ इंडिया इज डूइंग दिस। ये आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी है। मेंस में आप ये एज इट इज यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखा है। पहला तरीका है, इंडिया अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, सोलर एनर्जी को बढ़ा रहा है, यही तो तरीका है। विंड एनर्जी को बढ़ा रहा है, हाइड्रो पावर और बायोमास को वो एक्सपैंड कर रहा है। ये जनरली इंडिया का क्या है, तरीका है, जिससे अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, वो पॉलिसीज ऐसी ऐसी बना रहा है जिससे उसकी जो पूरे के पूरे रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो अच्छे से बढ़ सके। पॉलिसीज में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, कोई भी टॉपिक है, अगर मैं कह रहा हूं उसको लिख लो, उससे क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इंडिया ने क्या किया, ग्लोबल कोऑपरेशन किया सोलर एनर्जी में, नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया। अब नेशनल सोलर विजन से जो आपका सूर्य घर बिजली योजना है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन 2025 इसी बार आया हुआ है। मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाइए और क्रॉस वेरीफाई करिएगा कि व्हाट इफ मैं गलत बता रहा हूं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो इस वजह से जरूरी है कि आप उसे रीचेक करिए। फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स इंडिया ने बनाए। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, इंडिया ने कैसे इतनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को इंस्टॉल किया, ये आपको पता होना चाहिए, आपको नो हाउ अच्छे से पता होना चाहिए। फिर क्या है, इनोवेटिव एनर्जी सोल्यूशन, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपनी बैटरी को इंटीग्रेट किया रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ग्रिड्स को डिसेंट्रलाइज किया, मिनी ग्रिड्स बनाए, ठीक है, माइक्रो ग्रिड्स बनाए, रूरल एनर्जी को एक्सेस प्रॉपर्ली मिल सके, जिससे जो एनर्जी की डिमांड है वो भी मेंटेन रह सके और जो लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सके। ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट अच्छे से किया। अब ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट पे कल एक आर्टिकल था जहां पे मैंने आपको बताया था एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, राइट है। फिर मैंने आपको बताया था पॉलीमर के ऊपर, पॉलीमर, और फिर आपका मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर के ऊपर बताया था। तो ये सब क्या है, ये सारे तरीके होते हैं जैसे हाइड्रोजन बनाई जाती है। हाइड्रोजन बनाने क्या तरीका होता है, पानी H2O है, इसमें से हाइड्रोजन का एटम बाहर निकाल लेना, इसी को आपको बोलते हैं हाइड्रोजन निकालना। अब ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हम ऐसे तरीके से निकाल रहे हैं जिससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन उठे हुए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उसको एज इट इज क्या हम पंप में, फ्यूल पंप में या मशीन में डाल के यूज कर सकते हैं, और आउटपुट में क्या वो कोई पोल्यूशन फैलाती है, आंसर इज नहीं। तो क्या देता है, केवल वाटर वेपर, राइट, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वाटर वेपर होता है। तो ये जनरली क्या है, तरीका है इंडिया ने जो अपनाया। फिर बात की जाए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म, इंडिया ने वैसा बनाया। ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए इंडिया ने, 45 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए थे इंडिया ने, सोच के देखो। जिससे क्या हो, ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है भैया, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लिया इंडिया ने, किसमें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो क्लीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया ने इतने सारे बॉन्ड्स इशू किए। सोलर पार्क्स का ऑक्शन किया, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को और अच्छे से क्या किया, बूस्ट अप किया, ठीक है। अब ये भी क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस में गैप्स और सोल्यूशन क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी करेंटली जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है, इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा टू मीट इट्स क्लाइमेट गोल। मतलब इंडिया की जो एनडीसी है, नेशनल
और आपका जो बोलते हैं ना जनरली डिमांड होती है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी उठे हुए हैं। तो जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एक कंट्री बताती है कि भैया हम कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे कार्बन एमिशन को, पोल्यूशन को, गंदगी को कम करने के लिए। तो अगर इंडिया को ये मीट करना है तो उसके लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या है? बजट एलोकेशन और अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। अभी पॉइंट तो मैंने समझा दिया। अभी क्वेश्चन आता है चैलेंजेस क्या है इंडिया की जो क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन होने जा रहा है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। पहली बात तो क्लाइमेट फाइनेंस में गैप बहुत बड़ा है। गैप अभी वही आपको मैंने बताया 1.5 टू 2.5 ट्रिलियन हमें जरूरत पड़ेगी। हम लार्ज स्केल कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना ज़्यादा मजबूत और डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। टेक और इनोवेशन का गैप है, जितना चाइना के पास है इंडिया के पास अभी उतना नहीं है। अगर सोलर की बात की जाए, विंड की बात की जाए, इवन दो हाइड्रोजन की बात की जाए, चाइना उन सब में सबसे आगे चल रहा है इस समय में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग बना रखी है। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर रखा है, इतनी सब्सिडी दे रखी है स्टेट ने कि कोई दिक्कत ही नहीं होती। पॉलिसी और रेगुलेटरी बैरियर्स को और स्ट्रेंथन करना होगा। कार्बन मार्केट को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिससे कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म या कार्बन जो जनरली ट्रेडिंग होती है वो और अच्छे तरीके से बूस्ट हो सके। जब कार्बन की ट्रेडिंग होगी तो उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे क्या होगा कि आपस में लोग एक दूसरे के साथ खरीदेंगे, बेचेंगे कार्बन को। आपको तरीका बताया था, आपके पास क्या है, आपने 100 या 10 यूनिट का एमिशन किया है, मैंने 20 यूनिट का किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि 15 से ऊपर जो भी करेगा उसको खरीदना पड़ेगा। तो आपने 20 किया तो आपके पास 5 की कमी है, तो आपको 5 यूनिट और लेना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, 5 एक्स्ट्रा बचा है, तो आप 5 मुझसे खरीदोगे। इसी ट्रेडिंग को कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग जनरली कहते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जहां पे मैंने आपको समझाया क्लाइमेट गोल्स जो है इंडिया के, इंडिया की जो ट्रांजिशन है क्लीन एनर्जी ग्रोथ की तरफ वो कैसे है, इंडिया कैसे किया उस चीज को, फिर करंटली क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।